हेलो स्टूडेंट। केमिस्ट्री नॉवल में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का एक अपना पार्ट, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वैसे आप पढ़ चुके हो, जानते हो कि जो अपनी केमिस्ट्री है, रसायन विज्ञान जो है, उसको मेनली 11th-12th के बेसिस पे बात करें तो 3 भागों में, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वन इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, second is organic chemistry, and third is physical chemistry, जिसको अपने बोलते हैं अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन और तीसरा हो गया अपने भौतिक रसायन। हम आज जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो अपना मेनली बेसिक जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जिसको अपने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बोलते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे पहले आप डेफिनेशन देखें तो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच स्टडीड अबाउट द कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यानी कार्बन के यौगिकों के बारे में जिसका अध्ययन किया जाता है। तो सबसे बड़ी बात अपने मन में उठती है कि सर ये कार्बन के इतने क्या कंपाउंड हैं, या कार्बन के ऐसे क्या कंपाउंड है जिसके बारे में पूरा एक केमिस्ट्री की ब्रांच बनानी पड़ी। तो स्टूडेंट, मेनली एक बात आपको ध्यान में रखनी है, कार्बन जो 6 एटॉमिक नंबर का एक एलिमेंट है, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी पाई जाती है, कैटेनेशन। हिंदी में जिसको बोलते हैं श्रृंखलन का गुण। ये कैटेनेशन प्रॉपर्टी ही है कार्बन की, जिसके कारण कार्बन के कंपाउंड्स यूनिवर्स में बहुत ही ज़्यादा हैं, और बहुत ज़्यादा होने के कारण इनको स्टडी एक विस्तार रूप से करनी पड़ती है, जिसको अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ब्रांच में करते हैं। सर, श्रृंखलन का गुण, कैटेनेशन का प्रॉपर्टी क्या है, ये तो बताइए। कैटेनेशन की प्रॉपर्टी का मतलब है कार्बन अन्य कार्बन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ करके एक लंबी चेन बना सकता है। कार्बन में ये प्रॉपर्टी होती है कि कार्बन सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है इसके अंदर, जिसमें एक एटम है वो अनदर एटम के साथ, वो भी सेम एलिमेंट का हो, उनके साथ कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू लिंक होकर के एक लंबी चेन बना सकता है। वो प्रॉपर्टी कहलाती है कैटेनेशन। तो अपने अगर इसको ध्यान से देखना चाहें, द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ an atom to other atom of the same element। तो आपको ध्यान में रखना है कि कार्बन की वह गुण जिसमें एक परमाणु अन्य परमाणु के साथ कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा यानी सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ सकता है। एटम एक जैसे होने चाहिए, किसके? एक एलिमेंट्स के जितने भी एटम होंगे वो सारे क्या होंगे? एक जैसे होंगे थ्रू ए कोवैलेंट बॉन्ड। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये किससे जुड़ेंगे? थ्रू ए कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड कौन सा होता है स्टूडेंट? जिसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉन्स का साझा होता है। तो आई थिंक मैं
मानता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैटेनेशन की प्रॉपर्टी का मतलब होता है, कार्बन की बात करें तो कार्बन क्या होता है, अपने ही एटम में यानी अन्य कार्बन के साथ जुड़ करके एक लंबी चेन बना सकता है। इसी गुण के कारण इसके बहुत सारे कंपाउंड हैं। जनरली आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ा है, जैसे एथेन, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, यानी ऐसे लंबी चेन बनती जाती है और इसके बहुत सारे कंपाउंड पाए जाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कार्बन की कैटेनेशन प्रॉपर्टी जो होती है, उसी की वजह से कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड पाए जाते हैं और बहुत सारे कंपाउंड के कारण ही इसकी एक अलग से ब्रांच में स्टडी की जाती है। अब अगर बात करूं मैं कि जो कार्बन है उसके अंदर एक दूसरी प्रॉपर्टी भी पाई जाती है, उसके अंदर पी पाई बॉन्डिंग, यानी पाई बॉन्ड बनाने की नेचर भी पाई जाती है। कार्बन की पी पाई बॉन्डिंग है, जैसे कार्बन है वो दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड भी बना सकता है, कार्बन है वो दूसरे कार्बन एटम के साथ क्या कर सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। तो इसके अंदर पी पाई बॉन्डिंग भी पाई जाती है, बंधन भी पाया जाता है, जिसकी वजह से भी इसके बहुत सारे कंपाउंड पाए जाते हैं। तो बात हो गई कि कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड क्यों पाए जाते हैं, और बहुत सारे कंपाउंड जब पाए जाते हैं तो अब इसके अंदर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो हमारी पूरी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे, जो अपनी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आएगी। अब वो चीज़ क्या है सर, हम जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ेंगे उसके अंदर एक आपको ध्यान रखना है, हाइब्रिडाइजेशन, संकरण। हाइब्रिडाइजेशन हमें ध्यान रखना है कि हाइब्रिडाइजेशन को हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कैलकुलेट करें तो कैसे कर सकते हैं। दूसरा, आपको इसके अंदर एक सिग्मा व पाई बॉन्ड के बारे में भी ध्यान में होना चाहिए, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड के बारे में। तो थोड़ा सा इनके बारे में ब्रीफली पढ़ लेते हैं कि क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन और कैसे करते हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी सर कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। हाइब्रिडाइजेशन वो होता है स्टूडेंट्स जिसके अंदर दो या दो से अधिक, टू और मोर एटम्स, जिसके अंदर क्या करते हैं, आपस में इसके जो ऑर्बिटल होते हैं उनमें एनर्जी का एक्सचेंज करते हैं। यानी एटम के बीच में, एटम के जो ऑर्बिटल होते हैं उनके बीच में एनर्जी का एक्सचेंज होता है। उन एनर्जी के एक्सचेंज के कारण कक्षकों के मध्य ऊर्जा का स्थानांतरण या पुनर्वितरण, ऊर्जा का पुनर्वितरण, एनर्जी एक्सचेंज होता है। और उसके बाद में एक नए एटॉमिक ऑर्बिटल का निर्माण होता है। ऊर्जा का पुनर्वितरण होने के बाद नए ऊर्जा के कक्षक बनते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ऑर्बिटल्स के इन बिटवीन ऑर्बिटल्स एनर्जी एक्सचेंज, आफ्टर दैट न्यू एनर्जी ऑर्बिटल आर फॉर्म्ड, विच दिस प्रोसेस इज नॉन एज हाइब्रिडाइजेशन। यानी एनर्जी का एक्सचेंज हुआ ऑर्बिटल्स के मध्य, और उन एनर्जी के ऑर्बिटल के मध्य एनर्जी का एक्सचेंज होने के बाद नए ऑर्बिटल जो बने, उन नए ऑर्बिटल की एनर्जी भी क्या होती है, अलग होती है। इन नई ऊर्जा के ऑर्बिटल्स को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बोलते हैं, संकर कक्षक बोलते हैं। जो नई ऊर्जा के कक्षक बनेंगे उनको बोलेंगे संकर कक्षक, यानी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो ये आपको थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान रखना है। वैसे हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ते हैं, थोड़ा सा मैंने आपको रिवीजन के तौर पे बताया है कि एनर्जी एक्सचेंज देख लेते हैं थोड़ा। एनर्जी एक्सचेंज इन बिटवीन ऑर्बिटल ऑफ एटम and formed new energy orbital
ऑर्बिटल। These orbital are known as हाइब्रिड ऑर्बिटल। इन जो नए बने ऑर्बिटल हैं इनको हम क्या बोलेंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलेंगे, संकर कक्षक बोलेंगे। तो सर हमें इस संकरण का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या रोल है उसको हमें किस रूप में याद रखना है? तो स्टूडेंट आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम मेनली किसकी स्टडी करेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बनिक जो यौगिक है उसके अंदर हम स्टडी करेंगे कार्बन की। और कार्बन के जो यौगिक होंगे, कार्बन और कार्बन के यौगिक होंगे, उस कार्बन के यौगिक के अंदर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आपको ध्यान में होना चाहिए। कार्बन का जो संकरण है वो उसके बारे में आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। तो हम देखते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं। स्टूडेंट वैसे आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, नहीं है तो मैं बात करूं कि किसी भी कंपाउंड में किसी भी एटम का, सेंट्रल एटम का या एटम का जब हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए एक सिंपल फार्मूला होता है, हम n को कैलकुलेट करते हैं। यदि हमारे पास n का मान 2 आता है या 2 आता है तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगर n की वैल्यू 3 आती है तो होगा sp2, और n की वैल्यू 4 आती है तो sp3। इसी क्रम में 5 आती है तो sp3d भी हो सकता है, फिर 6 आती है तो sp3d2 भी हो सकता है, और 7 आती है तो sp3d3 भी हो सकता है। लेकिन हम जो मेनली हमारा जो फोकस रहेगा वो इन 3 हाइब्रिडाइजेशन पर रहेगा, sp, sp2 एंड sp3। तो एक मोटे तौर पर अगर बात करें तो एक s का ऑर्बिटल और एक 2 p के और एक तीसरा भी p का, यानी p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, 3 कक्षक होते हैं। इन तीनों के मध्य जो आपस में एनर्जी का एक्सचेंज होगा, और एनर्जी का एक्सचेंज होने के बाद जो नए ऑर्बिटल बनेंगे उस संकरण की हम बात करेंगे। जैसे आपने देखा कि अगर एक s ऑर्बिटल और एक p का ऑर्बिटल, दो के बीच में एनर्जी का एक्सचेंज हुआ तो जो हमें नए ऑर्बिटल मिलेंगे वो भी 2 मिलेंगे, और दोनों की शेप और एनर्जी क्या होगी? इक्वल होगी। और जो शेप और एनर्जी इक्वल होगी इनको बोलेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये जो ऑर्बिटल, ये s ऑर्बिटल था, s कक्षक था, ये p कक्षक था। लेकिन अब जो नया ऑर्बिटल हमें प्राप्त हुआ है, ये न तो ये s है न ये p है, दोनों का मिक्सचर है, तो हम इसको बोलेंगे sp ऑर्बिटल, sp ऑर्बिटल। तो ये हमारे पास क्या है? sp संकरण है। इसी तरह अगर एक s का और 2 p के आएंगे तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और एक s का और 3 p के आएंगे तो क्या हो जाएगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। इनकी विशिष्ट शेप भी, आकृतियाँ भी होती है स्टूडेंट। जैसे s और p के हैं तो इनकी लीनियर शेप होती है। एक जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है इनके अंदर 2 लोब्स होंगी, 2 लोब्स होंगी। एक लोब्स होगी स्मॉल लोब और एक होगी लार्ज लोब। जो छोटी पाली है और बड़ी पाली है, दोनों इस तरह क्या होंगे? रेखीय आकृति के अंदर, लीनियर शेप के अंदर क्या होंगे? व्यवस्थित होंगे। इसी तरह स्टूडेंट जब एक s का और 2 p की आपस में हाइब्रिडाइजेशन होगा, यानी इनके बीच में एनर्जी का एक्सचेंज होगा, तो वो जो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे उनकी जो शेप होती है वो ट्राइएंगुलर प्लेनर, यानी त्रिकोणीय समतलीय, यानी वो एक प्लेन के अंदर इस तरह आपके व्यवस्थित होंगे त्रिकोण के रूप में। दूसरी बात करें, अगली जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, उसके अंदर अगर आप एक s और 3 p ऑर्बिटल के बीच में एनर्जी का एक्सचेंज होता है तो हमें 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल प्राप्त होते हैं, जिसका जो संकरण होगा वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो शेप होती है स्टूडेंट वो होती है टेट्राहेड्रल। तो एक s का और 3 p के, जिसके अंदर px, py और pz ये तीनों होंगे, तो क्या प्राप्त होंगे? हमें 4 ऑर्बिटल प्राप्त होंगे जिनको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। और ये चारों जो ऑर्बिटल होंगे उसकी शेप और एनर्जी सारी बिल्कुल एक जैसी होगी। अब इसके अंदर दो लोब्स होती हैं, 2 पालियां होती हैं, एक छोटी पाली होगी और एक बड़ी पाली होगी। इनकी जो शेप होगी स्टूडेंट
ये जो किस प्रकार व्यवस्थित होंगे, वो होंगे टेट्राहेड्रल शेप में, जिसको आइसोटेट्राहेड्रल भी बोलते हैं। इसके बारे में और अपने डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा, अभी अपने देखते हैं ये टेट्राहेड्रल शेप में क्या होंगे, चारों व्यवस्थित होंगे। इस प्रकार ये टेट्राहेड्रल, जिसको अपने जनरली इस तरह बनाते हैं, टेट्राहेड्रल शेप में ये व्यवस्थित होंगे। तो ये तो हो गया एक ब्रीफली, मतलब मोटे तौर पर आपके हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। अब बात आती है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है, देखना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन का संकरण क्या है, तो वो हम कैसे देखेंगे स्टूडेंट। तो चलिए हम देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उसके अंदर हम आपको सीखने की कोशिश करेंगे कि कैसे, किस प्रकार किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन के बीच में क्या निकाला जाता है, संकरण निकाला जाता है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे n कैलकुलेट। अब बात हुई n की, n कैलकुलेट कैसे करेंगे। n का मतलब है नंबर ऑफ, n का यहाँ मतलब है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। सर क्या मतलब है इसका, अभी बात करेंगे। सिग्मा बंध की संख्या, और आपको दूसरा ध्यान में रखना है एकांकी युग्म की संख्या। एकांकी युग्म की संख्या, इनको जोड़ने के बाद आपको दोनों की संख्या जो जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, n प्राप्त हो जाएगा। और हमने पीछे देखा जैसे अभी कि n का मान अगर 2 आता है तो sp हाइब्रिडाइजेशन है, और 3 आता है तो sp2 है, और 4 आता है तो sp3 है। इसकी जो शेप होती है वो ट्राइएंगुलर प्लेनर होती है, यानी त्रिकोणीय समतलीय। और sp3 वाली, ये sp2 है, और ये sp3 जो होता है इसकी शेप होती है समचतुष्फलकीय, यानी टेट्राहेड्रल। तो अब ये बात आ गई कि सिग्मा बंध की संख्या और एकांकी युग्म की संख्या को हम कैसे किसी भी कंपाउंड में कैसे कैलकुलेट करते हैं। स्टूडेंट, जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो एकल बंध होता है, जिसको अपने सिंगल बॉन्ड बोलते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड जब इनऑर्गेनिक में हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर जो सिंगल बॉन्ड होता है, एकल बंध जो होता है वो होता है सिग्मा बॉन्ड। लोन पेयर क्या होते हैं, दो फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसी भी, मान लो कोई एटम है X है, तो उसके ऊपर जो दो इलेक्ट्रॉन्स ऑक्टेट में कंप्लीट प्रेजेंट होते हैं, वो क्या होते हैं, जो किसी भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वो क्या होते हैं, लोन पेयर, जिसको शॉर्ट में अपने बोलते हैं LP, लोन पेयर, एकांकी युग्म। तो अब जैसे जो हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़रूरत होगी उसकी बात करें तो देखते हैं। जैसे मैंने कोई एक कंपाउंड ले लिया CH3 CH2 CH2 CH3, तो एक सामान्य सा एक यौगिक लेकर के इसमें हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने इसको नंबरिंग दे दी 1 2 3 4। अब बात करें 1 नंबर कार्बन की, 1 नंबर कार्बन की बात करें तो इस कार्बन का अपने पूरा बॉन्ड लाइन के द्वारा इसके बॉन्डिंग को दर्शा करके पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखने की ट्राई करते हैं। जैसे ये यहाँ पर 1 2 3 कार्बन इससे साथ जुड़े हुए हैं, और इन 3 कार्बन्स पर क्या है, हाइड्रोजन की संख्या है 2 2 4 और 3 7। ये आपके पास इस कार्बन के ऊपर ये कंपाउंड ये ग्रुप जुड़ा हुआ है। इस कार्बन की बात करें, इस कार्बन पर एक सिग्मा बॉन्ड ये हो गया, एक सिग्मा बॉन्ड ये हो गया, एक सिग्मा बॉन्ड ये हो गया, और एक सिग्मा बॉन्ड ये हो गया। तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी है स्टूडेंट, 4 है।
सर सिग्मा बॉन्ड मीन्स मैंने बात करी जिनके दो एटम के बीच के अंदर दो इलेक्ट्रॉनों का, टू इलेक्ट्रॉन्स की जब शेयरिंग होती है, साझा होता है, तो दो इलेक्ट्रॉन के साझे के बाद एक जो बॉन्ड बनता है वो कोवैलेंट बॉन्ड होता है, और वो कोवैलेंट बॉन्ड कैसा होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। इसको अपने क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। अगर ओवरलैपिंग की बात करूं तो दो ऑर्बिटल के बीच में आइसोएक्सियल, स्टूडेंट आइसोएक्सियल सम अक्षीय जब अतिव्यापन होता है दो ऑर्बिटल्स के बीच में, तो हमेशा क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है जो सिंगल बॉन्ड होता है। अब इसमें सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी आ गई, इस एक नंबर कार्बन पर सिग्मा की क्या है, कोई एलपी नहीं है, इसका मतलब इसके लिए एन क्या है, 4 है, तो इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया, sp3। इसी तरह सेकंड कार्बन की बात करें, इस सेकंड कार्बन की बात करें तो इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक और दूसरा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। एक तरफ क्या जुड़ा हुआ है स्टूडेंट, CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, दूसरी तरफ क्या जुड़ा हुआ है, C2H5। इन दोनों को कंबाइनिंग रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, C2H5। यहाँ भी आपको अगर ध्यान से देखोगे तो सिग्मा बंधों की संख्या कितनी मिलेगी स्टूडेंट, 4 मिलेगी। यानी इसका मतलब इसमें भी संकरण कौन सा हुआ, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसकी इस तरह इसमें भी क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और इसमें भी क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो किसी में ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करना हो तो इस तरह आप कर सकते हैं। एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं जिससे आपके पूरा क्लियर हो जाएगा। मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ स्टूडेंट, जैसे ये ले लिया मैंने, CH3 CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। इस कंपाउंड की बात करें तो मैं जैसे इसमें एक बार नंबरिंग दे देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है ये। तो सबसे पहले इस कार्बन की बात करें, इस कार्बन का मतलब क्या है, C के साथ 3 तो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और आगे एक बड़ा सा ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इसके अंदर हम देखें ध्यान से तो ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, तो कौन सा संकरण हो गया स्टूडेंट, sp3। इसी तरह अब दूसरे कार्बन पर बात करते हैं। 2 नंबर के कार्बन की बात करें तो 2 नंबर के कार्बन पर एक तरफ तो जुड़ा हुआ है CH3, दूसरी तरफ क्या हुआ है, एक ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हुआ है जिससे आगे कार्बन जुड़ा हुआ है। अब यहाँ बात करें तो कोई हाइड्रोजन नहीं है। अब इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड की संख्या, तो पहला जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पहला जो कोवैलेंट बॉन्ड है वो क्या है, सिग्मा। दूसरा स्टूडेंट्स क्या होता है, पाई, और तीसरा भी क्या हो जाएगा, पाई। तो इस कार्बन पर 2 नंबर के कार्बन पर सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी है, 2, और 2 है तो संकरण कौन सा हो जाएगा, sp। समझ में आया आपके, यानी इस दूसरे कार्बन पर जो हाइब्रिडाइजेशन है स्टूडेंट वो कौन सा है, sp हाइब्रिडाइजेशन है। इसी तरह तीसरे कार्बन की बात करेंगे तो सेम यही हो जाएगा, क्योंकि इसमें 3, इसमें भी क्या है, एक ट्रिपल बॉन्ड है और एक सिंगल बॉन्ड है, तो 2 सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे, एक ये सिग्मा बॉन्ड है और एक ये सिग्मा बॉन्ड है, तो यहाँ भी कौन सा संकरण हो जाएगा, sp। फोर्थ नंबर कार्बन की बात करते हैं। अब इस फोर्थ नंबर कार्बन को मैं यहाँ लिख रहा हूँ CH, इधर भी आपके साथ जुड़ा हुआ है सिंगल बॉन्ड और उससे कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, इधर क्या है, डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। तो इसको मैं थोड़ा और आगे एनालाइज करूँ तो ये हो जाएगा, एक तरफ H हो गया, एक तरफ सिंगल बॉन्ड हो गया और एक तरफ क्या हो गया, डबल हो गया। तो अब इसमें सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है और ये सिग्मा बॉन्ड है। ये दूसरा जो बॉन्ड है वो स्टूडेंट वो क्या है, पाई बॉन्ड है। तो इस कार्बन में कितने सिग्मा बॉन्ड है, 3, तो n का मान हो गया 3। n का मान क्या हो गया स्टूडेंट, 3, तो संकरण कौन सा हो गया, sp2। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, 3 आपके इसके n की वैल्यू आई है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। इसी तरह इस पर भी क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और ये CH3 है। CH3 मीन्स 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है, यानी क्या हो गया, सिग्मा बॉन्ड, और एक ये चौथा बॉन्ड वो कार्बन के साथ वो भी सिग्मा बॉन्ड है, तो ये इसमें संकरण कौन सा हो गया, sp3। आई थिंक आपके ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं जिसमें हमें क्या पता चल जाएगा, संकरण के बारे में बता सकते हैं। चलो बात करते हैं एक एग्जांपल और लेकर के। जैसे मैंने लिया ये एग्जांपल
CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH डबल बॉन्ड CH, C पर CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, इधर CH2 और CH3 समूह जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर एक CH3 और है। तो अब आपने सीधा ही कैलकुलेट करेंगे कि ये CH3 समूह है तो कौन सा संकरण हो गया, sp3। ये भी CH2 है लेकिन आगे ये भी सिग्मा बॉन्ड है और ये भी सिग्मा बॉन्ड है, तो कौन सा हो गया, sp3। यहाँ भी सारे क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, तो यानी सिंगल बॉन्ड है, वो सारे सिग्मा बॉन्ड है, तो ये भी sp3 हो गया। इस पर भी कौन सा संकरण हो गया स्टूडेंट, sp3। इस कार्बन की बात करें तो ये चारों बॉन्ड इस पर क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, तो ये भी क्या हो गया, sp3। अब आगे बात करें इस कार्बन की, तो यहाँ sp2 संकरण है, क्योंकि एक सिग्मा ये रहा, एक सिग्मा ये रहा, और तीसरा जो सिग्मा है वो हाइड्रोजन के साथ बना हुआ है, तो क्या हो गया, 3 सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं। तीनों सिग्मा बॉन्ड बनने के कारण ये क्या हो गया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इस पर भी क्या हो गया स्टूडेंट, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब बात करते हैं अपने इस कार्बन की। इस कार्बन की बात करें तो एक सिग्मा बॉन्ड ये है, दूसरा सिग्मा बॉन्ड ये है, तो 2 ही सिग्मा बॉन्ड है, तो ये sp और ये sp। अगर मोटे तौर पर बात करूं, अगर कोई भी कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड रख रहा है तो उसमें क्या हो जाएगा, sp3। अगर उसमें डबल बॉन्ड आ रहा है तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, sp2। और अगर उसमें ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा स्टूडेंट, sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। तो ये आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब मैं एक एग्जांपल और लेता हूं जिसमें हम क्या करेंगे, जैसे मैंने कोई लिया CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, ये कोई भी फॉर्मूला ले लिया ऑर्गेनिक कंपाउंड का। अब इसमें हम तीन चीजें करेंगे। मैंने सिग्मा बॉन्ड की नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड यानी पाई बंधों की संख्या, सिग्मा बंधों की संख्या, और हम करेंगे हाइब्रिडाइजेशन, संकरण देखेंगे। तो इस कार्बन की बात करें तो संकरण आपको समझ में आ गया होगा। इस कार्बन पर संकरण है sp3, इस कार्बन पर सारे सिग्मा बॉन्ड है तो sp3 है, इस कार्बन पर सारे सिंगल बॉन्ड एकल बंध है तो इस पर भी sp3 है। इस कार्बन की बात करें तो एक डबल बॉन्ड आ गया तो ये क्या हो गया, sp2 हो गया। इस कार्बन पर डबल बॉन्ड आ गया तो ये sp2 हो गया। इस कार्बन की बात करें तो sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया, यहाँ भी sp, क्यों स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ क्या आ गया, ट्रिपल बॉन्ड, और ये क्या हो गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो संकरण समझ में आया होगा। अब बात करते हैं सिग्मा बॉन्ड की। तो यहाँ पर कितने सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं इस कार्बन के साथ, 3 तो ये हाइड्रोजन के सिग्मा बॉन्ड हो गए, और चौथा सिग्मा बॉन्ड कौन सा, ये, तो 4 5 6, क्योंकि ये हाइड्रोजन हमेशा क्या बनाता है, सिग्मा बॉन्ड। या मैं आपको इसको थोड़ा एनालाइज करवा देता हूँ। इस कार्बन के फॉर्मूले को, इस कंपाउंड के फॉर्मूले को हम क्या कर लेते हैं, कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूले में चेंज कर लेते हैं। जितने बॉन्ड हैं सबको अपने बॉन्ड लाइन के द्वारा दर्शा देंगे, बंद रेखा के द्वारा दर्शाएंगे, तो आपके पास इजी हो जाएगा इसको कैलकुलेट करना। इसमें हाइड्रोजन को ऊपर नीचे दर्शाने का ऐसा नहीं है कि ये ऊपर ही दर्शा सकते हैं या नीचे ही दर्शा सकते हैं, ऊपर नीचे इसमें कहीं भी दर्शाया जा सकता है। अब बात करें इसमें सिग्मा बॉन्ड को काउंट करते हैं, तो ये सिग्मा बॉन्ड है सारे, ये भी सिग्मा, जो सिंगल बॉन्ड दिख रहा है स्टूडेंट वो क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। यहाँ भी सिग्मा, यहाँ, लेकिन ये वाला दूसरा जो बॉन्ड हो गया वो यहाँ हो गया स्टूडेंट पाई बॉन्ड। अगली बात आगे चलते हैं, आगे ये भी सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा 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 बॉन्ड, लेकिन यहाँ पर क्या आ गए, 2 पाई बॉन्ड आ गए स्टूडेंट। कितने आ गए, 2 पाई बॉन्ड। तो आपको सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड की संख्या, सिग्मा बंधों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, तो कितने हैं, 19 सिग्मा बॉन्ड है।
पाई बॉन्ड की संख्या आपको दिख रही है कितने हैं, 3 है। हाइब्रिडाइजेशन में आपको दिख रहा है एक तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी है और sp2 भी है और sp हाइब्रिडाइजेशन भी है। तो आई थिंक आपके ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि किस तरह हम किसी भी कार्बनिक यौगिक के अंदर सिग्मा बंधों की संख्या, नंबर्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर्स ऑफ पाई बॉन्ड और हाइब्रिडाइजेशन को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर किसी के भी कोई क्वेरी है किसी प्रकार की, अगर कोई समझ नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं आपको अगले वीडियो में इसका अलग से दोबारा कोई एग्जाम्पल लेकर के समझा दूंगा। बाकी पहला जो हमने टॉपिक पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हम क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। अब बात करते हैं किसी कंपाउंड के अंदर जो ये हाइब्रिडाइजेशन है और सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या है, कैलकुलेट करने के बाद अब बात आती है भी कोई भी चीज़ होती है उसका रिप्रेजेंटेशन होता है, प्रदर्शन कैसे करते हैं, यानी उसके अब ऑर्गेनिक कंपाउंड में केमिकल्स जो हैं, केमिकल के लिए क्या लिखे जाते हैं, फॉर्मूले। अब ये जो कार्बनिक यौगिकों के जो फॉर्मूले हैं, जो सूत्र हैं, उन सूत्र को हम किस किस तरीके से, कौन कौन से मेथड के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उन रिप्रेजेंटेशन को हम अगले वीडियो में देखेंगे, जिसमें हम कार्बनिक यौगिक को किस प्रकार से किस किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी उसको आप लिख कैसे सकते हो। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए।